Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of information security that is CS 205. So basically जो है वो आज हमने इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 71 से स्टार्ट करना है. अच्छा, अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने पहले CIS सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी और डीजा स्टिग्स, इन दोनों को हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिस्कस किया था और इनफैक्ट हमने उनको कंपेयर किया था कि ऐसे आपने अपनी इंटरप्राइज़ के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इनेबल करना है तो हम कौन सा उसमें से यूज़ करें, कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें. तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो हमने उसमें देखे थे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे फ़िलहाल जो बात चल रही है इसमें देखें कि विंडोज़ सर्वर की हम बात करेंगे और डीज़ा के अकॉर्डिंग. ठीक है. और इसकी ये रिलीज़ 8 है. अब रिलीज़ 8 या 2 या 22, इनका क्या मतलब होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. फॉर द टाइम बिंग ये देखें कि अगर स्टिक व्यूअर विंडो ये है आपके पास और ये फ़िलहाल किसकी है, जो हम विंडोज़ सर्वर की जो है वो आपने कह लें कि इसकी फाइंडिंग को डिटेल में देखना है. तो हमने देखा था कि डीज़ा स्टिक्स में जो है वो एक कंटेंट में डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो आपके पास रूल टाइटल क्या है, रूल का जो सिंगल कह लेंगे स्टेटमेंट है वो क्या है कि ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल्ड फॉर ऑल द ड्राइव्स. कि आपके सिस्टम में जितनी भी ड्राइव्स यूज़ हो रही हैं उसमें ऑटो प्ले जो है उसको ये उसके लिए लाजमी है कि उसको डिसेबल किया जाए. ठीक है. स्टिक आईडी आपको दी हुई है, जो फ़िल्टर पैनल पे हम स्टिक आईडी की हेल्प से इस आईडी को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. और उसके अलावा इसकी सिवेरिटी जो है वो कैट 1 है और हमें पता है कि कैट 1 जो है वो मोस्ट सिवियर कैटेगरी है. ठीक है. डिस्कशन में वो कह रहा है कि अलाउइंग द ऑटो प्ले टू एग्जीक्यूट मे इंट्रोड्यूस मैलिशियस कोड टू अ सिस्टम. ऑटो प्ले बिगिंस रीडिंग फ्रॉम अ ड्राइव एज सुन एज मीडिया इज़ इंसर्टेड इनटू द ड्राइव. कि वो कह रहा है कि ऑटो प्ले जो है वो क्या करता है कि उससे मैलिशियस कोड सिस्टम में आ सकता है. क्योंकि जैसे ही मीडिया हम ऐड करते हैं अपनी ड्राइव में तो वो फ़ौरन से ऑटो प्ले जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होगा, द सेटअप फाइल ऑफ प्रोग्राम्स म्यूज़िक ऑन ऑडियो मीडिया में स्टार्ट. By default, autoplay is disabled on removable devices such as the floppy disk drive and on network drives. अच्छा, अब डिस्कशन में आपने इस पूरी कह लें कि बेंचमार्क को जो है वो आपने डिस्कस कर लिया कि ऑटो प्ले जो है उसको डिसेबल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उसको डिसेबल नहीं करेंगे ड्राइव्स पे तो क्या होगा कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलिशियस यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं या मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसमें आ सकता है. ठीक है ना. और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ऑटो प्ले डिसेबल्ड ही होता है, लेकिन किन ड्राइव्स के लिए, किन डिवाइसेस के लिए जो रिमूवेबल होती हैं. ठीक है. जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई या फिर बाकी नेटवर्क ड्राइव्स. इनेबलिंग दिस पॉलिसी डिसेबल्स ऑटो प्ले ऑन ऑल ड्राइव्स. तो वो कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो सिर्फ ऐसी डिवाइसेस जो रिमूव आप कर सकते हैं, रिमूवेबल डिवाइसेस पे ऑटो प्ले एक्टिव होता है, इनेबल्ड होता है. लेकिन अगर हम ये पॉलिसी एक्टिवेट करेंगे, इनेबल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ऑटो प्ले हम सारी डिवाइसेस पे डिसेबल कर पाएंगे. ठीक है. चेक कंटेंट एक नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम कहेंगे कि अगर ये जो नीचे आपको रजिस्ट्री वैल्यू, रजिस्ट्री की नज़र आ रही है, अगर वो कन्फिगर नहीं की गई या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही आपके सिस्टम में, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ फाइंडिंग और इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ कमी है एंड यू नीड टू कन्फिगर द पार्ट. तो इसलिए आपने यहाँ पे रन कमांड पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे जाना है पहले. ठीक है. लोकल मशीन की एज की में, और फिर आपने देखना है कि अगर वैल्यू सेट नहीं हुई या कन्फिगर नहीं की गई तो इसका मतलब है कि उसको कन्फिगर करना ज़रूरी है और ये एक आपके पास फाइंडिंग है. चेक कंटेंट में फिर रजिस्ट्री पाथ आपको दिखाया कि पहले आपने रन के बाद या gpedit.ms वो जो हम कर रहे थे उसमें पहले सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर से माइक्रोसॉफ्ट, फिर विंडोज़, फिर ऑनवर्ड्स एक्सप्लोरर तक जाना है. और फिर आपने देखना है कि वैल्यू का क्या नेम है कि नो ड्राइव टाइप ऑटो रन, कि ऑटो प्ले के लिए जो है वो कोई ड्राइव टाइप नहीं होगी इसमें. ठीक है. और फिर आपने वहाँ पे जाके ये टाइप करना है. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया फ़िक्स टेक्स्ट. फ़िक्स टेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है आपके पास कि आपने क्या कन्फिगर करना है, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करना है, वो हम फ़िक्स टेक्स्ट में बता रहे होते हैं. तो फ़िक्स टेक्स्ट में वो यहाँ पे कह रहा है कि कन्फिगर द पॉलिसी वैल्यू. अब कैसे कन्फिगर करनी है कि पहले आप कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में जाएँ. ये कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में यहाँ से जाते हैं. लेट मी शो यू. ये gpedit.ms ही है ना. अब यहाँ पे देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएं. फिर उसके बाद फॉर सपोज़ अब उसने क्या कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि विंडो कंपोनेंट्स में, तो फिर अगेन विंडो कंपोनेंट्स में चले जाएं. फिर यहाँ पे आपको ऑनवर्ड्स जो है वो ऑटो प्ले पॉलिसीज़ और ये सारा कुछ नज़र आ जाएगा. ठीक है.
तो आपने अब बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे जाके आपने ऑटो प्ले, टर्न ऑफ ऑटो प्ले को इनेबल कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फाइंडिंग में करना ही यही है। अच्छा, अब लास्ट इसका स्टेप था कि आपने रेफरेंसेस बताने हैं। तो CCI स्टैंड्स फॉर कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर, और ये बेसिकली रेफरेंसेस बता रहे होते हैं। द सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिवेंट्स program execution in accordance with organization defined policies regarding software program usage and restrictions। ये आपको मतलब रेफरेंस दे रहा है कि लाइक ये वाला एग्जैक्ट रेफरेंस है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें सारी ड्राइव्स पे जो ऑटो प्ले है वो डिसेबल हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद हार्डन करने के लिए। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 72 में अब एक और आपके पास बेंचमार्क को लाइक एक्सप्लेन किया हुआ है। CIS, अब पहले हमने डीजा स्टिक्स का देखा था, अब यहाँ पे CIS बेंचमार्क है, केस स्टडी रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स की, और इसके इस लाइक रिपोर्ट के या इस बेंचमार्क के टोटल 347 पेजेस हैं, ठीक है। और ये इस तरह से। अच्छा, अब ये कंट्रोल नंबर है 5.2.2, और इसमें हमने क्या करना है कि इंश्योर सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इज़ सेट टू 2, लाइक कोई वैल्यू है 2, और आपने मेक श्योर करना है कि जो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है उसकी वैल्यू 2 पे सेट हुई हो, ठीक है, हुई पड़ी हो, या आपने करनी है सेट टू 2। अब प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि सिवेरिटी हम बता रहे होते हैं कि आपने जो कंट्रोल अप्लाई करना है या देखना है कि अप्लाइड है या नहीं, उसका हमने ये देखना होता है कि SHE कितने कितने लेवल का स्वेयर है। तो लेवल 1 जो है वो रिकमेंडेड होता है और थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस स्वेयर होता है, और जो लेवल 2 होता है वो ज़्यादा क्रिटिकल वाला होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिक्योरिटी का है। अच्छा, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी तो पता चल गई है। अब नेक्स्ट पार्ट था टू डिस्क्राइब, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन। अब वो कह रहा है कि सिक्योर शेल सपोर्ट्स 2 डिफरेंट एंड इनकम्पैटिबल प्रोटोकॉल्स, कि सिक्योर शेल जो है वो असल में 2 प्रोटोकॉल्स को लाइक कंप्लाई करता है या इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। एक है सिक्योर शेल 1 और एक है सिक्योर शेल 2। जो सिक्योर शेल 1 है ना वो ओरिजिनल प्रोटोकॉल था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जो सिक्योर शेल 2 है वो एडवांस्ड है और ज़्यादा सिक्योर है। तो इसीलिए हमने इस अपने कंट्रोल में ये कहना है कि भाई सिक्योर शेल 2, लाइक आपने सिक्योर शेल की वैल्यू 2 पे सेट करनी है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस्ड है और ज़्यादा सिक्योर है। रैशनल में हम जस्टिफिकेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योर, अब हमने जस्टिफिकेशन दी अपनी लाइक हम जो करने जा रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन दी आपने रैशनल में, और वो क्या है जस्टिफिकेशन? दैट सिक्योर शेल 1 सफ़र्स फ्रॉम इनसिक्योरिटीज़ दैट डू नॉट अफेक्ट सिक्योर शेल 2, कि जो इनसिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटी ब्रीचेज़ आपके लाइक सिक्योर शेल के वर्जन 1 में हो सकती हैं वो सिक्योर शेल वर्जन 2 में नहीं होती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमने इंश्योर करना है, मेक श्योर करना है कि सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो है उसकी वैल्यू 2 पे ही सेट हो। अब ऑडिट में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमने कहा कि भाई रन द फॉलोइंग कमांड, और फिर हमने देखना है कि आउटपुट जो है वो मैच करनी चाहिए। और कमांड क्या है इसको एक बार बस देख लें कि हैश ग्रेप प्रोटोकॉल, फिर ETC सिक्योर शेल, फिर डीकॉन्फ़िग और प्रोटोकॉल 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रेमिडिएशन में क्या होगा कि आपने एडिट करनी है लाइक इस पूरी कमांड को, इस फाइल को आपने सेट लाइक एडिट करना है, और यहाँ पे जो है आपने क्या पैरामीटर दे देना है प्रोटोकॉल 2 का, ठीक है। और फिर क्रिटिकल कंट्रोल्स में हमने कहा कि यूज़ ओनली सिक्योर चैनल्स फॉर रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऐसे सिस्टम्स की एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल जो रिमोट हैं लाइक लोकल नहीं है, दूर कहीं हैं, उनके लिए हम सिक्योर शेल्स जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा परफॉर्म ऑल द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वर्स, वर्क स्टेशंस एंड सिमिलर इक्विपमेंट ओवर सिक्योर चैनल्स, के जो भी आपने अपनी सारी लाइक प्रोसेसिंग जो सारी वर्किंग करनी है वो सिक्योर चैनल्स पे मेक श्योर करें कि हम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोटोकॉल्स जो हैं दैट डू नॉट एक्टिवली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन शुड ओनली बी यूज्ड इफ़ दे आर परफॉर्म्ड ओवर अ सेकेंडरी इंक्रिप्शन चैनल, के लाइक बेशक आप के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इन लाइक सिक्योर चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि उसमें इंक्रिप्शन का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। अच्छा, अब 73 जो आपका लेक्चर है 73rd, उसमें सोलारिस की जो है वो हमने बात करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन डीज़ा आ गया और इसकी रिलीज़ 18 है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कि ये रिलीज़ का क्या मतलब होता है। तो रिलीज़ 2 है, जैसे इसी तरह आपको कहीं रिलीज़ 22 नज़र आएगा, तो इसका यह मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा रिलीज़ नंबर होगा तो उसका मतलब है कि उस पर उतनी बार अपडेट्स और उतनी बार मॉडिफिकेशंस, उतनी बार उसमें चेंजेस आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक तो डिवाइस है या कन्फिग्रेशन है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें बार बार ऐसे चेंजेस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिलीज़ नंबर 18 है। अच्छा, अब लाइक जब ये सोलारिस की स्टिक जो है वो हम डाउनलोड या इंपोर्ट कर लेंगे अपने स्टिक व्यूअर में, तो कुछ इस तरह की जो है वो आपको नज़र आएगी सोलारिस की, ठीक है। अब हमारी जो स्टिक है लाइक सॉरी जो रूल है जिसको अब हम देखेंगे
वो क्या है कि ऑल शेल फाइल्स मस्ट हैव मोड 0755 और लेस परमिसिव, कि जितनी भी शेल फाइल्स हैं उनका मोड या तो 0755 होना चाहिए या उससे कम परमिशन वाला होना चाहिए, ठीक है। स्टिग आईडी आपको दी हुई है, स्टिग आईडी या वल्नरेबिलिटी आईडी, इस तरह का जो भी आपको टर्म मिलेगा वो हम बेसिकली फ़िल्टर पैनल में फ़िल्टर्स लगा के, और ये स्टिग आईडी, वल्नरेबिलिटी आईडी, इससे हम कोई पर्टिकुलर रूल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सिवियरिटी है कैट 1, एंड इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस के जो कैट 1 है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर केसेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इसमें हम डील कर रहे होते हैं। अब डिस्कशन क्या है कि शेल्स विद वर्ल्ड परमिशंस गिव द एबिलिटी world wide permissions give the ability to maliciously modify the shell to obtain unauthorized access। अब यहाँ पे देखें कि हम कह रहे हैं कि जो सारी शेल फाइल्स हैं उनका मोड या तो 0755 होना चाहिए या इससे लेस परमिसिव। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, लाइक 0755 मोड या उससे कम परमिशन वाली हम नई कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, तो क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड परमिशंस मिल जाएंगी, और जब वर्ल्ड वाइड परमिशंस या ग्रुप राइट परमिशंस मिल जाती हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा अनऑथराइज्ड यूज़र्स जो हैं वो आपके सिस्टम को मैलिशियसली जो है वो चेंज कर सकते हैं, कि लाइक जो आपको चेंज नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि चेक आपने करना है ग्रुप ओनरशिप को पहले, ठीक है, और इस कमांड से लाइक हैश कैट फिर /etc/shells और ये सारा कुछ करके, लेकिन आपको ऐसा चीज़ को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक बार कॉन्सेप्ट देखना है। अदरवाइज चेक एनी शेल्स फाउंड ऑन द सिस्टम, के पहले आपने देखना है कि लाइक ग्रुप शेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं, और अगर वो नहीं कर रही तो फिर और कौन सी कर रही हैं वो आपने इस कमांड से देख लेना है, ठीक है। इफ़ अ शेल हैज़ मोर परमिसिव दैन 0755 दिस इज़ अ फाइंडिंग। तो मैं आपको स्टार्ट से ये कहती आ रही हूँ कि फ़ाइंडिंग ये होती है कि जो नहीं होना चाहिए या जो हमने चेंज करना होता है। तो स्टार्ट में मैंने कहा कि शेल की हमने परमिशन 0755 या उससे लेस परमिसिव सेट करनी है, ताकि थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा हो हमारा और हम ज़्यादा परमिशन उसको ना दे सकें हर यूज़र को, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तो शेल का मोर परमिसिव मोड है 0755 से, हमें तो लेस चाहिए या इक्वल टू चाहिए, तो वो कह रहा है कि अगर मोर है लाइक इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ फाइंडिंग, लाइक ये मिस्टेक है समझ लें यहाँ पे, या ये डिस्क्रिपेंसी है, ये कमी है, और इसको अब हमने फुलफ़िल करना है, ठीक है। फिक्स टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो हम कह रहे हैं कि चेंज द मोड ऑफ शेल। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से देख लें कि #ch मोड 0755 और फिर यहाँ पे वो शेल का नेम जिसकी आपने ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। अब कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम रेफरेंस सेट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट प्रिविलेज अलाउइंग ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस फॉर यूजर्स एंड प्रोसेसेस एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स विच आर नेसेसरी to accomplish assigned tasks in accordance with organizational missions and business functions, ठीक है। अब इसमें वो यही कह रहा है कि हमने लीस्ट प्रिविलेज इसलिए सेट करनी है कि सिर्फ जो इंटेंडेड यूज़र्स हैं, लाइक जो लीगल यूज़र्स हैं, वही लाइक कोई भी चेंज कर सकें, और हर आने जाने वाले बंदे को मैलिशियस पर्पसेस के लिए या मतलब इंट्रूड करने के लिए, सिस्टम को हैक करने के लिए सिस्टम एक्सेस वो ना कर पाए, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस था। और एग्जैक्ट अगर हम लाइक कोट अगर करना चाहें तो ये नेस्ट, और उसके अलावा ये रिवीजन 4 है उसकी, एंड ऑल दैट। अगेन इसको पूरा तो डेफिनेटली आप इतनी सारे केस स्टडीज़ हैं, इन सबको पूरा याद नहीं रेफरेंसेस को किया जा सकता, लेकिन ऑल यू नीड टू डू कि आपने लाइक CIS सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी बेंचमार्क्स और डिज़ास्टिक्स, इसमें यह देख लेना है कि ऐसे इनके कितने मेन पार्ट्स हैं, उसमें हम क्या क्या करते हैं, और इसमें और फाइंडिंग्स का ऐसा क्या रोल है, और उसके अलावा हर किसी का वो सिवियरिटी का लेवल आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और उसके अलावा एक तरीका बस मेमोराइज़ कर लें कि आपने कैसे जो है वो किसी भी केस स्टडी के पॉइंट्स बनाने हैं और कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होगा, अगर आपको ये एक बार समझ आ जाएगी तो वो भी करना आ जाएगा। अच्छा जी, अब लेक्चर नंबर 74 है, दैट इज़ CIS बेंचमार्क्स केस स्टडी फॉर अपेची टॉमकैट। अब यहाँ पे देखें, अपेची टॉमकैट जो बेंचमार्क है आपके पास, उसका लाइक यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट है, और उसके टोटल बस 94 पेजेस हैं, और ये 2016 का रिलीज़ हुआ है, ठीक है। कंट्रोल नंबर है 7.7, और इसमें हमने क्या करना है कि कन्फिगर करना है, क्या कन्फिगर करना है, लॉग फाइल्स की साइज़ के साइज़ की लिमिट को आपने कन्फिगर करना है, ठीक है। और प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी इसकी लेवल 2 है, और हमें पता है कि लेवल 2 थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा सिक्योर एसेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्राइब क्या किया कि बाय डिफ़ॉल्ट द लॉगिंग डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल विल हैव नो डिफाइंड लिमिट फॉर द लॉग फाइल साइज। दिस इज़ अ पोटेंशियल डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक as it would be possible
अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइक बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो अगर आप लोग फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो उसके साइज़ के लिए कोई डिफाइंड लिमिट नहीं होती। अगर तो साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, लाइक वो कितना भी हो सकता है, हो सकता है मैक्सिमम, तो इससे क्या होगा कि रिस्क होता है किस चीज़ का, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो अनविश्ड ईमेल्स से, स्पैम ईमेल्स से इतना लाइक कह लें कि हैंग हो जाता है कि जो हमें असल वाली ईमेल्स चाहिए होती हैं, जो हमारी काम की ईमेल्स होती हैं, हम उनको जो है वो डील नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर साइज़ मैक्सिमम होगा फाइल्स का तो फिर यही होगा कि इतनी बेशुमार जो लाइक स्पैम ईमेल्स हैं वो आ जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा कि लाइक जो आपकी लोग फाइल्स हैं वो फिल इन हो जाएंगी और काम का कुछ नहीं बचेगा। तो रैशनल जो जस्टिफिकेशन है, हमने कहा कि इस्टेब्लिशिंग अ मैक्सिमम log size that is smaller than the partition size will help मिटी अच्छा, रैशनल में हमने कहना है कि एस्टेब्लिशिंग अ मैक्सिमम log size that is smaller than the partition size will help mitigate the risk of an attacker maliciously exhausting disk space। अच्छा, अब रैशनल में हमने कहा कि भाई अगर आप मैक्सिमम log size फाइल का सिलेक्ट करें तो इसकी वजह से क्या होगा कि लाइक कोई भी हैकर या कोई लाइक अनविश्ड यूज़र होगा, कोई मैलिशियस अटैकर होगा, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि वो इतनी सारी लाइक डिनाइल ऑफ सर्विस कर सके, अटैक्स आपके सिस्टम पे कर सके। क्यों? क्योंकि फ़ाइल्स का साइज़ जो है वो लिमिटेड होगा और जो काम का होगा वही सिर्फ उसमें रिजाइड करेगा। ठीक है, तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन अटैकर। अच्छा, ऑडिट में हमने कहा कि वैलिडेट द मैक्सिमम फाइल लिमिट इज़ नॉट द ग्रेटर दैन द साइज़ ऑफ द पार्टीशन। जैसे हम कहते हैं कि लाइक टोटल कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द सम ऑफ पार्ट्स, तो इसी तरह हमने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि उसकी जितनी पार्टीशन होंगी उससे ज़्यादा आपकी फ़ाइल का साइज़ क्रॉस नहीं करना चाहिए। रेमिडिएशन में जो है पहले एक एंट्री क्रिएट करनी है लॉगिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाके, और ये कमांड आपने जो है वो अप्लाई करनी है। और फिर डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइक कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई लिमिट होती ही नहीं है, लेकिन इस बेंचमार्क में हमने यही मेक श्योर करना था कि हम कोई ना कोई बाय मतलब लिमिट जो है वो सेट करें लॉग फाइल्स के साइज़ की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 75, ये ओरेकल डेटाबेस 12C वेरिएंट के लिए है और डीजर स्टिक्स को अगेन हमने देखना है, रिलीज़ 18 है। स्टिक व्यूअर विंडो आफ्टर इंपोर्टिंग ओरेकल स्टिक जो है वो आपको इस तरह की कुछ नज़र आएगी। अच्छा, अब सबसे पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो रूल टाइटल है आपके पास, द ओरेकल लिसनर मस्ट बी कन्फिगर्ड टू रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन। अब जो ओरेकल डेटाबेस है वो ओरेकल लिसनर यूज़ करती है। ठीक है, अब हमने ये मेक श्योर करना है कि उसकी कन्फिग्रेशन ऐसी हुई हम करें लाइक कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की ऑथेंटिकेशन मांगे। ठीक है, मतलब उसको उसकी ज़रूरत हो। स्ट्रिक आईडी आपको ये दी हुई है और सिवेरिटी इसकी है cat 1, जो सबसे ज़्यादा जो है वो स्वेयर है। डिस्कशन में हमने कहा कि ओरेकल लिसनर ऑथेंटिकेशन हेल्प्स prevent unauthorized administration of Oracle listener। Unauthorized administration of listener could lead to denial of service exploits। के Oracle listener में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑथेंटिकेशन करवानी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मेलिशियस यूज़र्स हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो आपके सिस्टम को ना कर सकें और अल्टीमेटली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स भी नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम ये ऐसा नहीं करते तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कनेक्शन ऑडिट डेटा भी हो सकता है, अनऑथराइज्ड रिकन्फिग्रेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ कैटेगरी 1 फाइंडिंग बिकॉज प्रिविलेज्ड एक्सेस टू द लिसनर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूज़र्स। तो ये cat 1 जैसे मोस्ट स्वेयर या मोस्ट प्रिविलेज्ड जो है वो सिवेरिटी का केस है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन रिजल्ट इन स्टॉपिंग ऑफ द लिसनर एंड ओवर राइटिंग ऑफ लिसनर ऑडिट लॉग्स के जो लिसनर के इवेंट लॉग्स हैं, ऑडिट लॉग्स हैं, वो ओवर राइट हो जाएंगे अगर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होगा, और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस कॉज कर देगी। ठीक है, इसलिए ये सारा कुछ करना ज़रूरी है। इफ़ अ लिसनर इज़ नॉट रनिंग ऑन द लोकल डेटाबेस होस्ट सर्वर, दिस चेक इज़ नॉट अ फाइंडिंग। लाइक लोकल डेटाबेस होस्ट सर्वर पे तो वो पहले से रिजाइड कर रहा होता है, तो आपने लोकल डेटाबेस होस्ट सर्वर की बात नहीं करनी बल्कि विंडोज़ और इस तरह की डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखना है, डिफरेंट डेटाबेसेस को देखना है। लेकिन अगर लिसनर जो है वो लोकल डेटाबेस पे रन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये फाइंडिंग नहीं है, लाइक इसमें ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो अगर विंडोज़ में इस तरह का कुछ सीन है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने TNS लिसनर जो है उसको देखना है। उसके अलावा सर्विस नेम
फॉर्मेट जो ओरेकल यहाँ पे डेटाबेस नेम है और फिर ओरेकल होम नेम एंड देन TNS लिस्ट। सो जो TNS लिसनर होता है वो बेसिकली जो है वो एक कह लें कि सर्वर है, होस्ट बेस्ड सर्वर है जो आपके नेटवर्क को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगेन डीजर स्टिक्स में बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के टर्म्स होते हैं जो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते और वो उनकी अपनी मिलिट्री से, US मिलिट्री से जो है वो लिंक्ड होते हैं, तो ऐसे ज़्यादा डिटेल्स में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने यूनिक्स होस्ट्स के लिए स्टिक व्यूअर को देखना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ओरेकल नेट लिसनर जो है वो सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही परमिशंस ग्रांट करता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो रन कर रहा है तो ये फाइंडिंग नहीं है। एज अ पॉलिसी द लिसनर कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ओनली बाय द यूज़र हु स्टार्टेड इट, दिस इज़ इन्फोर्स्ड थ्रू लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक अगर यूज़र 1 ने कोई सेशन स्टार्ट किया तो वही उसी यूज़र 1 को ही परमिशंस जो हैं वो ग्रांट की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूज़र 1 स्टार्ट्स द लिसनर देन ओनली यूज़र 1 कैन एडमिनिस्टर इट, कि अगर एक यूज़र ने कोई सेशन स्टार्ट किया है लिसनर का, ठीक है, तो वही उसको एडमिनिस्टर करेगा, वही उसको ऐसे कंट्रोल करेगा या उसमें चेंजेस और मॉडिफिकेशंस कर सकेगा। और कोई भी यूज़र जो उस को एडमिनिस्टर करने की, उस लिसनर को, ओरेकल लिसनर को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेगा, उसको कोई एरर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ सुपर यूज़र, जिसको एडिशनल जो है वो राइट्स मिले होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिमोट एडमिनिस्टर ऑफ लिसनर मस्ट नॉट बी परमिटेड इफ़ लिसनर एडमिनिस्टर फ्रॉम अ रिमोट system is required, granting secure remote access to Oracle DBM server and performing local administration is required and preferred। ये आपने फिक्स टेक्स्ट में कह दिया और फिर इसकी कुछ रेफरेंसेस आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, और फिर अगेन वही कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर में जो है वो इसमें ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें क्या था कि आपने जो है वो लाइक यहाँ पे अगर हम इसका देखें, रूल टाइटल ये था कि जो ओरेकल लिसनर है उसको कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ऑथेंटिकेशन मांगे। तो हमने कहा कि आखिर में कि हमने ये सारा कुछ कर लिया और एक्सेप्ट द लोकल सिस्टम, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, क्योंकि उसमें जो है वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसमें हमने कहा कि लाइक अगर यूज़र 1 एडमिनिस्टर कर रहा है लिसनर को तो फिर यूज़र 1 ही उसको उसमें चेंजेस कर सकेगा और कोई यूज़र 2 नहीं कर सकेगा। तो फाइनली मतलब हमने इस केस स्टडी के साथ जो है वो डील कर लिया। इसी तरह अब लेक्चर नंबर 76 की बात करें तो अगेन CIS बेंचमार्क आपके पास आ गया और एंड दिस टाइम ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का है, उसके टोटल 73 पेजेस हैं, ठीक है, और 2.14 कंट्रोल है। और इसमें वो कह रहे हैं कि इंश्योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन अकाउंट हैज़ बीन रीनेम्ड। ठीक है, अब हमने इसमें मेक श्योर करना है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है किसी भी अकाउंट कंपनी का, किसी भी इंटरप्राइज़ का, उसका जो लॉगिन अकाउंट है हमने मेक श्योर करना है कि उसको रीनेम किया गया है। ठीक है, ताकि हैकर से और मैलिशियस यूज़र्स से वो बच सके, अवॉइड हो सके वो। इसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी में जो है वो लेवल 1 जो है डेटाबेस इंजन का ये बेंचमार्क है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा स्वेयर नहीं है मतलब। और इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने कहा द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज़ अ वाइडली नोन एंड ऑफन वाइडली यूज्ड SQL सर्वर अकाउंट विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस। तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है वो वाइडली यूज्ड है और इसकी ज़्यादा प्रिविलेजेस होती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको रीनेम किया जाए हर हाल में। और इसकी जस्टिफिकेशन, इसका रैशनल क्या है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लॉन्च पासवर्ड गेसिंग एंड ब्रूट फोर्स attacks against the system administrator account if the user name is not known। लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है और उसका ही नाम हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही रख दें तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई उसको इजीली गेस कर सकेगा कि हाँ ये यूज़र नेम होगा। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड गेसिंग या कुछ इस तरह से रीनेम हम करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन अकाउंट, तो इससे क्या होगा कि जो ब्रूट फोर्स लाइक जो मैलिशियस यूज़र्स होते हैं या जो लोग पासवर्ड गेस कर रहे होते हैं वो उसको नहीं कर पाएंगे अगर उनको यूज़र नेम नहीं पता होगा। ठीक है, तो यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। अब आपने अगर ये पता लगाना है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट है उसको रीनेम किया गया है या नहीं, तो आपने ये कमांड जो है वो रन करनी है। वो क्या है कि सिलेक्ट, आपने करना है सिलेक्ट नेम फ्रॉम, अब फ्रॉम के आगे हम टेबल बताते हैं एज यू नो कि sys डॉट सर्वर प्रिंसिपल्स, ठीक है, और वहाँ आपने कंडीशन लगा दी वेयर सर्वर ID इज़ इक्वल टू
फिर 0101 ये आपने उस कोड में लिख दिया, ठीक है। अब ऑडिट क्या है, नेम ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंडिकेट्स द अकाउंट हैज़ नॉट बीन रीनेम्ड। लाइक अगर वहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि उसको रीनेम नहीं किया गया। और उसकी रेमिडिएशन, उसका सोल्यूशन क्या है कि आपने उस वैल्यू को किसी नेम के साथ जो है वो चेंज कर देना है। और चेंज करने के लिए हम कमांड जो यूज़ करते हैं वो ऑल्टर है, कि ऑल्टर लॉगिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विद नेम, कि आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लफ्ज़ हटा के जो भी यूज़र नेम अब सेलेक्ट करना है उसका, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा कि इट इज़ नॉट अ गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिस टू कोड एप्लीकेशन स्क्रिप्ट्स टू यूज़ द system administrator account. However, if this has been done, renaming the system administrator account will prevent scripts and applications for authenticating to database server and executing required tasks for functions. तो वो कह रहा है कि ये एक अच्छा सिक्योरिटी मैयर नहीं है कि सारा कुछ जो है वो हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मतलब कंट्रोल करवाएं, लेकिन इन केस ऐसा हो भी रहा है तो रीनेम करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उसको रीनेम कर देंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट नेम होता है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, इसीलिए उसको गेस करना आसान होता है। और इसीलिए हमारा रैशनल था या हमारी जस्टिफिकेशन थी और हम चाहते थे कि हम अपने लाइक उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को चेंज भी करें, ठीक है। अच्छा, अब लाइक यहाँ पे अगर CCI या रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे ये आपको रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया। लेक्चर नंबर 77 की अगर हम बात करें तो इसमें ओरेकल डेटाबेस की बात है और अगेन हम डीजर स्टिक्स पे बात कर रहे हैं। और आपने ओरेकल अगेन आपने स्टिक इंपोर्ट करनी है तो आपको इस तरह की स्टिक व्यूअर विंडो यहाँ पे नज़र आएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन, अच्छा अब यहाँ पे ये नोट करते जाएं कि CIS की कोई हम बेंचमार्क हम देखते हैं उसका, तो कौन कौन से मेन पार्ट्स उसमें हम लिखते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स को कवर करते हैं, और जब डीजर स्टिक्स में कोई रूल देख रहे होते हैं तो क्या क्या हम कवर करते हैं, ठीक है। तो पहली बात आ गई जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो ओरेकल रिमोट OS रोल्स पैरामीटर मस्ट बी सेट टू फॉल्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये कहा कि भाई जो ओरेकल रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम रोल्स हैं वो उसका जो पैरामीटर है उसको फॉल्स पे सेट लाजमी होना चाहिए। इसकी स्टिक ID और इसकी सिवियरिटी लाइक ज़्यादा सिवियर है कैट 1। अगर तो फॉल्स पे हम नहीं करते, उसको सेट ट्रू पे करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स टू कंट्रोल ओरेकल रोल्स। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स कॉजेज रोल्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड मैनेज बाय डेटाबेस। कि अगर हम उसको ट्रू पे सेट कर देते हैं तो क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल मिल जाएगा ओरेकल का। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि उसको फॉल्स पे सेट करना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ डेटाबेस जो एग्जैक्ट लाइक ऑथेंटिक है उसको लाइक जो है वो एक्सेस मिले, ठीक है। इफ़ इट इज़ सेट टू ट्रू अ रिमोट यूज़र कुड इम्पर्सनेट अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन, के कोई भी हैकर जो है वो उसको इम्पर्सनेट कर सकता है, उसको एग्जैक्टली वैसे के वैसे कॉपी कर सकता है और ऐसे बिहेव कर सकता है कि आई एम द एक्चुअल यूज़र, ठीक है। तो लाइक इस इम्पर्सनेशन से बचने के लिए जो है वो आपने क्या करना है कि उस वैल्यू को फॉल्स पे सेट करना है। अब चेक कंटेंट में हमने कहा कि फ्रॉम SQL प्लस सेलेक्ट वैल्यू वेयर नेम इज़ इक्वल टू रिमोट OS रोल्स। पहले आपने यहाँ से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है और अगर ये वैल्यू आपको फॉल्स ना दे, ये लाइक इसकी वैल्यू फॉल्स ना हो तो इसका मतलब है कि ये फाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि हम तो इसको फॉल्स पे सेट करना चाहते हैं और ये फॉल्स पे नहीं है सेट, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ फाइंडिंग एंड वी नीड टू मेक एनी चेंजेस इन इट, राइट। फिक्स टेक्स्ट में हमने कहा कि डॉक्यूमेंट रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम रोल्स इन द सिस्टम सिक्योरिटी प्लान, इफ़ नॉट रिक्वायर्ड डिसेबल यूज़ ऑफ रिमोट। अगर चाहिए ही नहीं तो उसका यूज़ ही डिसेबल कर दो और अगर चाहिए तो उसकी वैल्यू फॉल्स पे सेट कर दो, ठीक है। उसमें अब देखें द अबव SQL कमांड विल सेट द पैरामीटर टू टेक इफेक्ट एज नेक्स्ट सिस्टम स्टार्टअप, कि जब नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट सिस्टम स्टार्टअप से जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लेना शुरू कर देगा अगर वो पहले से ट्रू है तो। और फिर अगेन यहाँ पे आपके पास रेफरेंसेस आ गए, CCI लाइक कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर जो रेफरेंसेस आपको देता है, ठीक है। और ये कुछ पब्लिकेशन हैं और उनकी एग्जैक्ट रिवीजन का यहाँ पे रेफरेंस है। अच्छा, अब लाइक विंडोज़ 8 की लाइक CIS दोबारा आ गया। इसमें टोटल 891 पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लें कि सबसे ज़्यादा मैसिव और एक्सपेंसिव जो डॉक्यूमेंटेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8.1 वर्क स्टेशन बेंचमार्क की है, ठीक है। अब कंट्रोल नंबर है 18.9.70.3 और इसमें हमने क्या करना है कि इंश्योर दैट ऑटोमेटिकली सेंड मेमोरी डंप्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेटेड एरर रिपोर्ट्स इज सेट टू डिसेबल्ड। लेवल 1 इसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी है और साथ ये जो बिट लॉकर लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये एडवांस्ड एक इंक्रिप्शन सिस्टम है आपके सिस्टम्स को, आपकी इंटरप्राइज की सिक्योरिटी ओवरले को ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए।
अब हमने क्या आपके पास जो बेंचमार्क था वो क्या था कि हमने मेक श्योर करना है कि ये जो पूरा है ऑटोमेटिकली सेंड मेमोरी डंप्स, तो ये इसकी वैल्यू डिसेबल्ड पे सेट होनी चाहिए। क्यों? This policy setting controls whether memory dumps in support of operating system generated error reports can be sent to Microsoft automatically। ठीक है, इसमें हमने ये कंट्रोल करना है कि क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेमोरी डंप्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट सेंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पे रिकमेंडेड स्टेट ये है कि इसको डिसेबल्ड ही होना चाहिए, और इसका रैशनल क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि अगर जो मेमोरी डंप्स को हम इनेबल कर दें कि हर कोई ही उसको सेंड कर सकता हो माइक्रोसॉफ्ट को, तो इससे क्या होगा कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली किसी को भी सेंड की जा सकती होगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं करना चाहता, लाइक कोई भी इंटरप्राइज अपना सेंसिटिव डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली किसी को भी सेंड नहीं करना चाहती। तो इसलिए हमारी ये जस्टिफिकेशन है कि भाई इसको डिसेबल करना ज़रूरी है। ऑडिट में हम यूज़र इंटरफेस पाथ पे जाएंगे रेमेडिएशन सेक्शन में, और फिर उसको हम मेक श्योर करेंगे कि वो जिस तरह का चाहिए वैसा सेट हुआ है या नहीं हुआ। दिस पॉलिसी सेटिंग इज़ बैक्ड बाय द फॉलोइंग रजिस्ट्री लोकेशन। इस रजिस्ट्री लोकेशन पे कैसे जाते हैं, ये रेज एडिट की से वैसे जाते हैं, ठीक है, रन कमांड पे ही जाके। और इससे हम क्या करेंगे बेसिकली रेमेडिएशन सेक्शन में कि टू इस्टेब्लिश द रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन वाया ग्रुप पॉलिसी सेट द फॉलोइंग यूज़र इंटरफेस पाथ टू डिसेबल्ड, कि आपने पहले कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है रन कमांड से gpedit.msc से, वहाँ से पॉलिसीज़ फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में किया था, और फिर विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग में फिर ऑटोमेटिकली ये आपके पास उस बेंचमार्क की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा कि ऑल द मेमोरी डंप्स आर अपलोडेड अकॉर्डिंग टू द डिफ़ॉल्ट कंसेंट एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स, कि उसके बाद से जो है वो आपने जो भी वैल्यूज़ चेंज की होंगी उसके अकॉर्डिंग फिर सारा कुछ होने लग जाएगा। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इनेबल्ड होती है, और फिर हमने क्या करना है कि इसको चेंज करके डिसेबल कर देना है। और रेफरेंसेस आपके पास ये हैं, क्रिटिकल कंट्रोल्स में आपके पास 13 डेटा प्रोटेक्शन, ये इसका नाम है। ठीक है, लेक्चर नंबर 79 में अगेन आपके पास जो है वो डीजा स्टिक्स की बात आ गई। तो यहाँ पे यू माइट हैव नोटिस्ड कि हमारा ये पैटर्न चल रहा है, लाइक एक आपके पास CIS की होती है, एक डीजा स्टिक की होती है, एक CIS एक डीजा स्टिक्स, बट ऑल यू नीड टू डू इज़ टू नॉट टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू। इन दोनों का एक बेसिक सा डिफरेंस है और इसको साथ लेके चलें, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड। खैर, यहाँ पे अब जिस केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं वो डीजा स्टिक में हमने देखनी है, और विंडोज़ 10 की जो स्टिक है पहले वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है अपने व्यूअर में। ठीक है, रूल टाइटल है कि एंटीवायरस प्रोग्राम जो है इट मस्ट बी कन्फिगर्ड टू अपडेट सिग्नेचर फाइल्स ऑन डेली बेसिस, के रोज़ लाइक डेली जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम को कन्फिगर ज़रूर करना है। इसकी स्टिक आईडी और इसकी सिवेरिटी यहाँ पे बताई हुई है। अब वायरस स्कैन प्रोग्राम्स जो हैं वो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो वायरसेस और मेलिशियस कोड्स वगैरह से बच सके। ठीक है, अगर हम कोई वायरस स्कैन प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो ये हमें एबिलिटी देता है कि हम मेलिशियस कोड को डिटेक्ट कर सकते हैं इससे पहले कि वो आपके सिस्टम को एक्सटेंसिवली डैमेज करे, यानी कि ज़्यादा डैमेज कॉज करे। अपडेटेड अगर वायरस स्कैन डेटा फाइल्स हैं तो इसकी वजह से आपका सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग जो मेलवेयर्स होते हैं, जो नए से नए वायरसेस होते हैं, उनसे आपका जो एंटीवायरस है वो आपके सिस्टम को बचाता है। चेक कंटेंट में हमने देखना है कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है एप्लीकेबल, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ मैकेफी वायरस स्कैन एंटरप्राइज इज़ यूज्ड। ठीक है, अगर मैकेफी एंटरप्राइज वायरस स्कैन यूज़ हो रहा है तो फिर ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। और उसके अलावा कन्फिग्रेशन जो है वो वेरी करेंगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग। ठीक है, फिक्स टेक्स्ट में आपने कहा कि कन्फिगर करना है आपने एंटीवायरस प्रोग्राम को कि वो डेली जो है वो सिग्नेचर फाइल्स को एटलीस्ट डेली, लाइक इससे ज़्यादा दिन में एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो डेली आपकी सिग्नेचर फाइल्स को अपडेट करे। और फिर हमने इंश्योर करना है कि जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली बेसिस पे हो रहे हैं और एक हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं ले रहे। ठीक है, मतलब ये ना हो कि एक हफ़्ता हो जाए और कोई अपडेट ना की जाए। अच्छा, रेफरेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगेन इसको ऐसा पूरा क्रैम करने की नीड नहीं है, समझ लें इसको बस एक बार। अच्छा जी, अब अगेन आपके पास CIS बेंचमार्क आ गया, और ये इसके स्टडी में आपने MS एक्सचेंज सर्वर की बात करनी है। 66 पेजेस का है और 2015 में ये पब्लिश हुआ था। उसके अलावा कंट्रोल नंबर 2.5 है, और इसमें आपने क्या करना है, सेट डू नॉट परमानेंटली डिलीट आइटम्स अंटिल द डेटाबेस हैज़ बीन बैक्ड अप टू ट्रू। आपने ट्रू पे वैल्यू सेट करनी है, किस चीज़ की,
डू नॉट परमानेंटली डिलीट आइटम्स अंटिल द डेटाबेस हैज़ बीन बैकड अप, कि जब तक डेटाबेस को बैकअप ना किया जाए तब तक जो है वो आपने किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट नहीं करना। और इसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी है लेवल 1, लाइक ज़्यादा स्वेयर नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमने कहा कि इस सेटिंग से क्या होता है कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी आइटम्स हैं वो परमानेंटली डिलीट ना हो अनलेस हम प्रॉपर खुद ही डेटाबेस को बैकअप ना कर लें, ठीक है। रैशनल या इसकी जस्टिफिकेशन या रीज़न, लॉजिकल रीजनिंग आपके पास ये है कि इसकी वजह से क्या होगा कि हम मेक श्योर करेंगे कि हम एक्सीडेंटली लाइक बाय मिस्टेक जो है वो कोई आइटम्स ना डिलीट करें जो हमें बाद में चाहिए हों। अच्छा, ऑडिट में आपने कहा कि ये लाइक कमांड लाइट पे जाके ये वाली कमांड रन करें, लाइक रिटेन डिलीटेड आइटम्स अंटिल बैकअप। लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या नेम से पता चल रहा है, जो हमारा बेंचमार्क था उसी से मिलता जुलता है, उसी से रेलिवेंट है, दैट टू रिटेन डिलीटेड आइटम्स अंटिल बैकअप, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने ट्रू पे सेट कर देनी है। वंस यू आर डन विद दिस तो फिर ऑडिट में हमने कहना है कि गेट मेल बॉक्स डेटाबेस, और फिर यहाँ पे आपने उस मेल बॉक्स डेटाबेस का नाम लिखना है, और फिर प्रॉपर्टी रिटेन रिलेटेड आइटम्स वही जो हम पीछे देखे हैं। तो इसको एक बार बस आपने देख लेना है कि ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आप CIS में कवर कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स डीजर स्टिक्स में चल रहे हैं। रेमिडिएशन सेक्शन में क्या हुआ, टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेड स्टेट एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पावर शेल कमांडलेट। और ये एज सच इसमें और कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे एक तो आपने ये नोट करना है कि ये ट्रू पे आपने वैल्यू सेट कर दी, और ये वही फंक्शन का उसी का नाम है, रिटेन डिलीटेड आइटम्स अंटिल बैकअप, लाइक, ठीक है। और यहाँ पे मेल बॉक्स का वही नाम, ये पहले वाला ही है सारा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट लीस्ट होना चाहिए, और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम वैसे भी ये तो इफ़ेक्ट पड़ेगा कि अगर हम आइटम्स को रोके रखेंगे परमानेंटली डिलीट होने से, तो वो स्पेस तो लेंगे, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस तो लगेगी, लेकिन ऐसा चाहिए हो जाएगा कि हम गलती से कुछ मतलब जो डिलीट नहीं करना चाहिए, जो हमें बाद में यूज़ करना पड़ेगा, हम उसको बाय चांस जो है वो डिलीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मतलब ये एक फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, और इसीलिए ये एक फाइंडिंग है और हम इसको ट्रू पे सेट करना चाहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 71 to 80। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।